हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कई दिनों से हरियाणा की राजनीति पर चर्चा चल रही है और खासकर कांग्रेस का जिक्र ज़्यादा चलता है क्योंकि एकाएक कांग्रेस काफ़ी सक्रिय हो गई है और कांग्रेस के संगठन के चुनाव अभी होने हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यूथ कांग्रेस के तो नॉमिनेशन तक हो चुके हैं। और इसमें अब चारों साइड से अलग अलग बातें आ रही हैं और खासकर जो कांग्रेस में एक फूट मानी जा रही है वो खुलकर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस में किसी भी गुट से बात की जाए या किसी नेता से बात की जाए तो वो इस बात से इनकार करते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी, कोई फूट नहीं है, समय आने पर सब एक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी कुमारी शैलजा, वहाँ जाती है, वहाँ हुड्डा साहब के जितने भी सिपह सलार हैं वो नदार होते हैं, और जहाँ पर हुड्डा साहब जाते हैं वहाँ शैलजा के और दूसरे गुटों के कार्यकर्ता और नेता कम दिखाई देते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस अपने अलग अलग खेमों में पूरी तरह बटी हुई नजर आती है। तो अब संगठन के चुनाव होने के बाद उनकी भी अपनी पहचान बनेगी और पता लगेगा कि कौन किस जिले का प्रधान किसका समर्थक है। हालांकि कुछ बीच बचाव के भी लोग हैं जो हर जगह जाते हैं और वो पूरा पत्ता अभी नहीं खोलते। वो इसलिए पत्ते नहीं खोलते कि उनको पता है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और क्या पता कब किसकी रहनुमाई में काम करना पड़ जाए, तो इसलिए वो सबसे बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कट्टर समर्थक हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास से वो उनके साथ हैं, और जो कुमारी शैलजा के साथ हैं वो भी उनके साथ हैं, वो हुड्डा साहब के साथ नहीं जाना चाहते। कुछ कुलदीप का जो जनहित कांग्रेस कभी होती थी उसका जो ग्रुप है वो कुलदीप बिश्नोई के इर्द गिर्द नजर आता है। किसी जमाने में अविपा बनी थी, वो किरण चौधरी के आसपास नजर आते हैं। और इसी तरह दूसरे नेता हैं, अहिरीवाल की अलग राजनीति है और इधर अंबाला साइड की राजनीति अलग तरह की है। तो ये सारी अलग अलग तरह की राजनीति प्रदेश में चल रही है, जिससे बीजेपी के लिए कोई जहां दिक्कत आनी चाहिए थी वहां उनके लिए रास्ते साफ होते जा रहे हैं। और इधर इंडियन नेशनल लोकदल भी अब सक्रिय होती नजर आ रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा की राजनीति में एकाएक जो बदलाव देखने को मिलेगा वो जल्दी ही, क्योंकि कुछ दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभी बेड रेस्ट पर कुछ दिन रहेंगे डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि उनको फ्रैक्चर हाथ में, और जिस दिन वो बाहर निकलेंगे सबसे पहले तो वो जहाँ जहाँ किसानों के धरने हैं वहाँ जाएंगे। उसके बाद हल्का वाइज वो फिर कार्यक्रम अपने रखेंगे और एक सक्रियता दिखाई देगी कार्यकर्ताओं में भी। और ये देखना है कि वो कितने, हालांकि चौटाला साहब अब वो दमखम वाली बात पहले वाली तो नहीं रही, लेकिन उनको सुनने लोग जरूर आएंगे और जो उनकी बात सुनेंगे उस पर वो असरदार भी साबित हो सकते हैं। लेकिन हुड्डा साहब से जब ये बात की गई कि चौटाला साहब बाहर आने से आप पर क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने पिछले दिनों बड़ौदा के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि चौटाला साहब तो तब भी बाहर थे लेकिन वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन वो उपचुनाव अलग था, अब बात कुछ और होगी। और कई खेमों में इसी तरह अगर कांग्रेस बटी रही और इंडियन नेशनल लोकदल तीसरे मोर्चे में अगर पूरी तरह से नजर आया और इधर भाजपा जेजेपी हो सकता है ये आगे मिलकर चुनाव लड़ें, तो फिर त्रिकोणी फाइट जरूर होगी। त्रिकोणी फाइट में फिर बीजेपी को जीरो मानना भी गलती है, क्योंकि त्रिकोणी फाइट में फिर कोई भी पासा पलट सकता राजनीति का, और यही खास बात देखने वाली है। तो अब कांग्रेस का जहां तक मैं जिक्र कर रहा था, इस बारे में जब हुड्डा साहब से पूछा गया कि आपके जो समर्थक विधायक हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि हुड्डा साहब को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाओ। बनाना ना बनाना तो हाईकमांड का काम है, लेकिन इन्होंने मांग रख दी है। तो हुड्डा साहब ने ये कहा मैं क्यों प्रधान पद का दावेदार बनूं, मैं तो पहले ही नेता अपोजिशन हूं और सीएलपी का लीडर पहले से ही हूं, तो मैंने क्या जरूरत पड़ी है।
तो जब उनसे पूछा गया कि आपके समर्थक विधायकों ने मांग रखी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या समझ कर ये मांग रखी होगी, क्योंकि ये तो राजनीति है, सच्चाई कौन बताता है। पार्टी के जो अंदरूनी बात होती हैं वो पत्ते कोई नहीं खोलना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि सब के सब जो हुड्डा साहब के समर्थक वो ये चाहते हैं कि अगर पूरी तरह हुड्डा साहब को कमांड नहीं दी गई तो फिर लोगों के दिमाग में ये बात जाएगी कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री की लाइन से बाहर हो सकते हैं। अगर ये संदेश लोगों में गया तो फिर इनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा और फिर चौटाला साहब फिर मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि जो किसान लोग भी समझो या कुछ जब मैं कहना चाहता हूँ आप भी समझते हो, वो जो वोट बैंक है वो अगर चौटाला साहब कमजोर रहे तो वो हुड्डा के पक्ष में जाएगा, और अगर हुड्डा अगर कांग्रेस में कमजोर रहे तो फिर वो वोट बैंक बीजेपी में नहीं जाएगा और जेजेपी में भी अब नहीं जाएगा। तो उस वोट के लिए सिर्फ एक विकल्प बचता है कि इंडियन नेशनल लोक दल में शामिल होके और वही पल्ले वाला इनेलो तैयार करें। तो अभी देखना है प्रदेश की राजनीति किस करवट पर बैठती है। अभी ये कई चीजें हैं, हुड्डा साहब से जो बात हुई है उन्होंने खुलकर सारी बातें बताई हैं, और उनसे ये भी पूछा गया सवाल कि जो 3 जिलों के संगठन में नाम न आने से उसके अटकने की जो चर्चा है उस पर क्या करना चाहते हो। तो हुड्डा साहब ने ये कहा कि 3 जिलों का सवाल नहीं है, ये तो पूरी तरह झूठी बात है। मेरा तो 3 जिलों का क्या काम, मेरा तो पूरा हरियाणा है। प्रदेश स्तर का मैं नेता हूँ, जिलों का क्या मतलब है इसमें, मेरा तो पूरा हरियाणा है और जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सारे हमारे अपने हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने खास तौर पर कही हैं, और खासकर चौटाला के बारे में उनको हालांकि अंदरूनी भय है कि कहीं ये वोट खिसक कर चौटाला की तरफ न चला जाए। इसको रोकने के लिए ही वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वोट जेजेपी से खिसक कर जो अब आने की तैयारी में है, हुड्डा साहब के पास ये तभी आ सकता है जब उनको पूरी तरह कांग्रेस में फ्री हैंड दिया जाएगा, अन्यथा वो चौटाला साहब के पास वापसी कर सकता है। और दूसरी बात यह है, अब ये देखना होगा कि चौटाला साहब उस वोट को कितना कैश कर पाते हैं। वो वोट बैंक अगर चौटाला साहब के पास वापस चला जाता है तो फिर तीसरा मोर्चा तैयार होगा। कुछ नई पार्टियां भी अभी तैयारी में हैं, वो भी ग्राउंड में आएंगी और उनमें क्या कौन से खास चेहरे होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, और उनका जनाधार भी देखने वाली बात होगी कि कितने % उनके पास जनाधार है। लेकिन अभी भविष्य की बातें राजनीति में कभी ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज की जो राजनीति, हालांकि चुनाव नज़दीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो आज ज़मीन तैयार की जा रही है ये तो अगले चुनाव के लिए ही तैयार की जा रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले पहले अब हरियाणा की राजनीति है ये कुछ और टाइप की है। यहाँ अब ये बैसाखियों के सहारे सरकार चली हुई है। यही बात दूसरे नेता सोच रहे हैं कि जिस दिन जेजेपी और बीजेपी में लठम लठा हो गए उसी दिन सरकार गिर जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा कि वो इतनी आसानी से, जो मैंने पहले बताया था भाई कंबल छोड़ दे, उसने कहा मैं तो छोड़ दूँ, ये नहीं छोड़ रहा, वो बात पूरी तरह फिट बैठती है। और दोस्तों अब अगर जेजेपी समर्थन वापस लेगी तो इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय भी निकल चुका है जब वो किसानों की वाहवाही ले लेते। अब किसान भी ये सोचेंगे कि इनकी अंदरूनी कोई फजीयत हुई है या कोई ऐसा कारण बना है, किसानों की अगर ये बात मानते तो पहले ही बार आ जाते, लेकिन अब वो श्रेय ये नहीं ले पाएंगे। अब तो किसानों का श्रेय अब तक जितना कांग्रेस में है, अब चौटाला साहब के आने के बाद, क्योंकि ये भी किसानों की पार्टी मानी जाती है, और चौधरी देवलाल के नाम से जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किसानों के बीच में घुसेंगे तो फिर देखना है उनके साथ कितनी भीड़ जुटती है और किस टाइप के लोग उनको अपनाते हैं, किस पार्टी के कितने लोग छोड़ के इनको पाले में ला पाते हैं इन लोग नेता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि राजनीति घूमेगी जरूर,
क्योंकि यही राजनीति नहीं रह सकती। आज के हालात ये हैं कि बेशक सरकार काम भी कर रही है, अपनी उपलब्धियां भी गिनवा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये किसान आंदोलन एक ऐसा पेंच फंसा हुआ है, इसमें कितनी भी अचीवमेंट चाहे सरकार की हो, लेकिन लोगों में उसका गलत असर पड़ रहा है। इधर कर्मचारी भी खुश नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग है, जो छोटा व्यापारी है, वो भी किसानों की आड़ में कहीं न कहीं इस आंदोलन को हवा दे रहा है। और फिर कुछ ऐसे कानून आने की भी एक अफवाह चली हुई है। अफवाह भी नहीं, मैं तो कहूँगा ये सच्चाई भी है, क्योंकि जो बेरोजगारी की जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में सरकार हाथ खड़े कर जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग डिग्री लेके आते हैं सारे सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी सरकारी नौकरियों का सर्जन हो पाएगा, क्योंकि ये तो सीमित हैं। और सरकार को भी अब मज़ा आ गया है, वो परमानेंट नौकरी लगाने की बजाय कंपनियों को सौंप देंगे, और मैन पावर वाली जो कंपनी हैं, जो भी इनको नौकरी लगवाते हैं, वो डीसी रेट पर या छोटे पैकेज पर इनको लेने में प्राथमिकता देंगे, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा काम करने वाले इनको मिलेंगे। अब यही बात देख लो, मैं कल पब्लिक हेल्थ के कुछ छोटे कर्मचारियों के पास मिला था। उनकी एक ही मांग थी कि हमें अब भी 10,000 से कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि जो परमानेंट नौकरी कर रहे हो तो 40-50 हज़ार तक भी पहुंच गए, लेकिन हमें तो किसी को 92,000, किसी को 9,000, इस तरह उनको तनख्वाह दी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा वह मुश्किल से गुजारा हो पाता है। और वो भी रेगुलर नहीं दी जा रही उनको, बीच बीच में उनकी नौकरी में ब्रेक दिए जा रहे हैं। तो वो सारे जो डीसी रेट पर नौकरियां काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं सारे। वो ठेकेदार का काम है उनको कितने दिन रखे, किस दिहाड़ी में रखे। हालांकि सरकार ने ये तो निश्चित कर दिया भी इससे कम तनख्वाह नहीं दोगे आप इनको, लेकिन उसके बावजूद भी अब ज़रूरतमंद तो जाएगा, और वो खुद जो कर्मचारी घर बैठा है और वो नया लगेगा, तो ज़रूरी बात है वो 1,000-2,000 कम में भी तैयार हो जाता है। तो इस किस्म से अगर उनका शोषण होगा, ये कहीं लेबर एक्ट भी इसमें काम नहीं कर रहा, क्योंकि लोग बता ही नहीं रहे कि मेरे से क्या लिया जाता है, उनके साइन कितने होते हैं और उनकी जेब में कितना पैसा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, ये उनका हाल है। और वो चाहते हैं भाई कुछ दिन आप लगे रहो यहाँ, तनख्वाह चाहे कम मिल जाओ, लेकिन एक बार रेगुलरिटी आ जाए, काम सीख जाएं, उसके बाद कभी न कभी पक्के हो जाएंगे। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है, कई साल से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर रहे हैं कर्मचारी, उनको अब ये लगने लगा है कि सरकार पक्के नहीं करेगी, क्योंकि एक ने तो कल मेरे को बताया कि उसको 9-10 साल हो गए हैं, और 9-10 साल में भी अगर उसको रेगुलर नहीं करा पाया वो, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या कोई न कोई बीच में ऐसी दिक्कत है। नहीं तो लेबर एक्ट में जो लगातार 10 साल से लगा हुआ है, तो मुझे लगता है वो रेगुलर हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल उसको दिहाड़ी पर ही रखा हुआ अभी तक। ऐसे बहुत से कर्मचारियों ने मेरे को बताया, और इस तरह सरकार अपनी खूबियां गिना रही है, विपक्ष उनकी कमजोरियां गिना रहा है। लेकिन हमें जो लग रहा है वो एक किसान आंदोलन बड़ा पेंच है इसके अंदर। हालांकि सरकार ने अब बजट में प्रावधान किया है कि मंडियों के लिए काफ़ी बजट भी इन्होंने अलॉट किया है, और ये कहा कि मंडियां पहले से ज़्यादा मजबूत होंगी। ये भी सरकार ने अपनी खूबी में गिनाया है। लेकिन ये लोगों कितना गले उतरेगा, एमएसपी रेट की जब तक गारंटी नहीं होती तब तक लोगों में शक पैदा बना हुआ है कि भाई जब तक एमएसपी गारंटी नहीं होगी क्या तसल्ली है, माल खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। इस शक शुबह में लोग अभी पूरी तरह से सरकार के साथ आने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। और किसानों की सरकार की जहाँ तक बात है, इसमें पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन इनकी में बातचीत करी जा सकती है कोई बीच का रास्ते के लिए। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी की गारंटी और तीनों कृषि कानून रद्द करो, लेकिन ये होता दिखाई दे नहीं रहा है। और अभी 8वां महीना आंदोलन को चल रहा है। अब जरूरी बात है कि इसके अंदर राजनीति भी घुसेगी, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता जो आज खाली बैठे हैं उनको तो काम चाहिए, वो किसान आंदोलन में भी हवा देंगे। ये आराम से करने वाली बातें हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको कुछ खास बातें जो अगले एपिसोड में बताऊंगा,
तब तक के लिए अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि ये चैनल आपका अपना चैनल है और हम पूरी मेहनत से इसमें कोई ख़ास चीज़ें लेके आते हैं। और मैं राजनीतिक जो विश्लेषण आपको बताता हूं उसमें ज़्यादातर सच्चाई होती है, क्योंकि जो धरातल पर मुझे दिख रहा है और मेरा 40-45 साल का एक्सपीरियंस जो पॉलिटिक्स का है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं, किसी कॉपी में नहीं करता हूं। आपको ये कैसा लगता है ये कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।